नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बुरी खबर फ्रांस से आई है। इस वक्त पूरे फ्रांस में आग लगी हुई है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो देश में इमरजेंसी लगा देंगे। एक 17 साल के लड़के की पुलिस की गोली की मौत से नाराज लोग पूरे फ्रांस में सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग्स, पुलिस थानों और दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है। जगह जगह आग लगाई जा रही है। पेरिस में इस वक्त कर्फ्यू है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इसके बाद भी हालात लगातार और खराब होते जा रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर चेकिंग के दौरान 2 पुलिस वालों ने एक लड़के पर गोली चला दी थी, जिससे लड़के की मौत हो गई। और जैसे ही इस घटना के बाद इस लड़की की मां का वीडियो वायरल हुआ, नाराज लोगों ने मां की अपील सुनी, पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई। जबरदस्त प्रदर्शन होने लगे। फ्रांस से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। यूरोप में इस तरह के हालात पिछले कई दशकों में कभी नहीं देखे गए। हालांकि फायरिंग करने वाले पुलिस अफसरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस वजह से पुलिस फोर्स में भी नाराजगी है। दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि सिर्फ पुलिस वालों को जेल भेजने से काम नहीं चलेगा। उनकी शिकायत है फ्रांस में पुलिस वाले निरंकुश हो गए हैं। यह मामला रेसिज्म का है। लोगों का इल्जाम है कि पुलिस वालों ने जानबूझकर एक अफ्रीकी मूल के बच्चे को मार डाला। इसलिए अब सरकार को सख्त मैसेज देना होगा, साफ बात करनी होगी। लोग सरकार के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। 40,000 पुलिस वालों को हालात पर काबू करने के लिए उतारा गया, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई। अब तक हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। करीब 3 दर्जन पुलिस वाले भी बुरी तरह घायल हैं। करीब 1000 लोगों को डिटेन किया जा चुका है। पुलिस को दंगा करने वालों पर गोली चलाने का हुक्म दिया गया है। इतना सब करने के बाद भी हालात काबू से बाहर है। फ्रांस में हिंसा की शुरुआत मंगलवार से हुई थी। राजधानी पेरिस के बाहरी इलाके नानतेरे कस्बे में पुलिस गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने 17 साल के एक लड़के को रोका, उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। पुलिस का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर लड़के ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई, लेकिन गोली सिर में लग गई और लड़की की वहीं मौत हो गई। ये लड़का अफ्रीकी देश अल्जीरिया से आकर फ्रांस में रह रहा था। जैसे ही खबर फैली, पुलिस ने एक इमिग्रेंट अफ्रीकी को गोली मार दी है। वैसे ही उसकी मां ने फ्रांस की जनता से पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की। इसके बाद पूरे देश में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। पहले लोगों ने पुलिस थानों पर हमला किया, फिर दूसरी सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसके बाद शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े स्टोर्स में तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस ने हंगामा करने वालों को काबू करने के लिए हवा में गोलियां चलाई तो लोग और भड़क गए। पुलिस के जुल्म के खिलाफ लोगों का गुस्सा राजधानी पेरिस के अलावा फ्रांस के दूसरे बड़े शहरों में फैल गया। नीस, लियोन, टूलूस, लिले और रेने शहरों में भी हजारों लोगों की भीड़ ने सरकारी इमारतों पर, पुलिस थानों पर, स्कूलों पर और सरकारी दफ्तरों पर हमला किया। सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी। प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस पर पटाखे फेंक रहे थे। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को उन पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। फ्रांस के होम मिनिस्टर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों के साथ साथ स्कूलों और टाउन हॉल को भी हिंसा का निशाना बनाया। पिछले 3 दिन से फ्रांस के हर छोटे बड़े शहर में पुलिस जनता के निशाने पर है।
पुलिस की गाड़ियां जहां भी दिखाई देती हैं, लोग उन पर हमला करते हैं। पुलिस अफसर गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं और जनता गाड़ियों को आग के हवाले कर रही है। अब तक पुलिस की हजारों गाड़ियों को जलाया जा चुका है। फ्रांस में लोग पुलिस से इस कदर नाराज हैं कि जहां जो कुछ मिलता है उसी के साथ तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। पुलिस की गाड़ियों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों को भी निशाना बनाया गया है। इसीलिए राजधानी पेरिस में ट्राम और बस सर्विस बंद कर दी गई है। अब लोग सामान ढोने वाले ट्रकों को निशाना बना रहे हैं। राजधानी पेरिस की गलियां जंग के मैदान में तब्दील हो गई हैं। एक तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है तो दूसरी तरफ नाराज लोगों का हुजूम है। पुलिस रबर बुलेट और टीयर गैस के शेल्स की मदद ले रही है तो आम जनता ने पटाखों को अपना हथियार बनाया हुआ है। लोग पटाखे जलाकर पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर कोई आतिशबाजी चलाई जा रही हो। पुलिस और जनता के बीच संघर्ष जैसे हालात हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस पूरी दुनिया में अपनी रोमानियत के लिए, अपने रोमांस के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। पेरिस की सड़कें अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस वक्त पेरिस की हर सड़क पर आग लगी हुई है। सड़कों के किनारे घरों में लगी हुई आग दिखाई देती है और सड़कों पर जलती गाड़ियों का धुआं उठ रहा है। दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक फ्रांस के हालात देखकर ऐसा लगता है कि सरकार का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ आग, धुआं दिखाई देता है। फ्रांस में हालात इसलिए और बिगड़ गए क्योंकि जैसे हिंसा भड़की वैसे ही प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने गोली चलाने की घटना को अक्षम्य अपराध करार दे दिया। ऐसा अपराध जिसे माफ नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के इस बयान का पुलिस यूनियन से विरोध किया। पुलिस यूनियन का आरोप है कि प्रेसिडेंट दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। पुलिस और सरकार के बीच टकराव ने हालात को और खराब कर दिया। सड़कों पर पुलिस ने भी दंगाइयों के खिलाफ सख्ती करनी शुरू कर दी। इससे विरोध प्रदर्शन करने वालों का गुस्सा और भी बढ़ गया। फ्रांस में ऐसे हालात पिछले 4 दिन से लगातार बने हुए हैं और अब आशंका इस बात की कि वहां इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न ने इसका संकेत दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूरोपियन यूनियन की बैठक के लिए ब्रसेल्स गए हुए थे, लेकिन अपने देश में हालात बिगड़ने की खबर मिलने पर मैक्रों तुरंत पेरिस लौटे। उन्होंने एलिसी पैलेस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ साथ पुलिस और इंटेलिजेंस चीफ से बात की। इस मीटिंग में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने लोगों से अपील की कि वो अपने नौजवान बच्चों को घरों से न निकलने दें, टीनएजर्स को समझा बुझाकर घरों में ही रोकें। प्रेसिडेंट मैक्रों ने कहा कि उनके देश में भड़की हिंसा में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया ऐप फ्रांस में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। Je finirai mon propos au-delà de ces remerciements et de cette हमने जो फैसले लिए उनके अलावा मैं बच्चों के माँ बाप से अपील करूंगा कि वो जिम्मेदार बने। ये बिल्कुल साफ है कि ये हिंसा बहुत संगठित तरीके से कुछ हिंसक और हथियारबंद समूह कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। इंटरनेट प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया नेटवर्क ने इस हिंसा में काफी अहम भूमिका अदा की है। हमने देखा है कि स्नैपचैट और टिकटॉक और कई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंसक समूह आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एकजुट होकर
हिंसा को भड़का रहे हैं। जो सबसे नौजवान लोग हैं वो इन सोशल मीडिया ऐप पर सच्चाई से अलग दूसरी दुनिया में जीते हैं और कई बार हमें ये एहसास होता है कि उनके दिमाग में उसी वीडियो गेम वाली जहरीली हिंसा भर गई है जिसे अब वो सड़कों पर दिखा रहे हैं। vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués। मीटिंग के बाद फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हिंसा करने वाले बाहरी लोग हैं, इनको लोकल जनता का सपोर्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ ने कहा कि जरूरत पड़ी तो देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। हमने राष्ट्रपति के साथ सभी विकल्पों पर विचार किया है। हमारी एक ही प्राथमिकता है कि पूरे देश में कानून व्यवस्था बहाल हो। जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो बलवाई हैं। ज्यादातर प्रदर्शनकारी नौजवान हैं जो हमारे पुलिस थानों पर, टाउन हॉल्स पर और हमारी दूसरी सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं है। हम खुद इतने भयंकर विरोध प्रदर्शन से हैरान हैं क्योंकि ये प्रदर्शनकारी तो चुने हुए प्रतिनिधियों को भी निशाना बना रहे हैं। फ्रांस में जो हिंसा भड़की है उसका असर इसके पड़ोसी देश बेल्जियम में भी दिखाई दे रहा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में कई जगह फ्रांस के सपोर्ट में प्रदर्शन हुए। जब वहां पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो प्रोटेस्टर्स की पुलिस से भिड़ंत हो गई। बेल्जियम में हिंसा भड़काने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस में इतनी भयंकर हिंसा क्यों भड़की, इसे समझने की जरूरत है। कारण एक नहीं है। 2017 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया था। इस कानून से पुलिस को गोली चलाने के अधिकार में ढील दे दी गई थी। फ्रांस के मीडिया के मुताबिक ये कानून पास होने के बाद से फ्रांस में चलती गाड़ियों पर पुलिस के गोली चलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इस कानून के खिलाफ लोगों के दिलों में कई साल से गुस्सा है। इसके अलावा फ्रांस की मैक्रों सरकार के पेंशन रिफॉर्म को लेकर भी लोग नाराज हैं। इसी साल अप्रैल महीने में मैक्रों सरकार ने फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करने का ऐलान किया था। इसके खिलाफ फ्रांस में कई हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बावजूद मैक्रों ने इस कानून पर मोहर लगा दी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से फ्रांस की जनता नाराज है। वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से फ्रांस की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है। महंगाई के मार ने भी लोगों के गुस्से को भड़का दिया। इससे जब पेरिस के सबर्बन इलाके में पुलिस ने एक लड़के को गोली मारी तो फ्रांस की जनता का सब्र टूट गया। सारी बातों का असर एक साथ दिखाई देने लगा और भयंकर हिंसा भड़क उठी। बड़ी बात यह कि फ्रांस में जो हिंसा भड़की उसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। इसीलिए प्रेसिडेंट मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी है कि वो जल्दी से जल्दी हिंसा के वीडियोस को हटा लें और आगे से ऐसे वीडियोस को अपलोड न होने दें ताकि माहौल खराब ना हो। अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी इस आदेश को नहीं मानेगी तो उसके खिलाफ फ्रांस की सरकार एक्शन लेगी। जो फ्रांस में आज हो रहा है सोशल मीडिया के कारण, वैसे ही हालात हमारे देश में भी कई बार बने हैं। इसीलिए सरकार ने बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी। लेकिन ट्विटर जैसी कंपनियों के कुछ अफसरों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया और कोर्ट चले गए। लेकिन आज ऐसे ही एक मामले में ट्विटर को अदालत से बड़ा झटका लगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को चैलेंज करने वाली ट्विटर की पिटीशन खारिज कर दी और कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। असल में सरकार ने 2021 से 2022 के बीच ट्विटर को 1474 अकाउंट्स बंद करने के लिए और 175 ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इसके अलावा ट्विटर को 256 URL और एक हैशटैग को बंद करने का भी निर्देश दिया था। सरकार का कहना था इन अकाउंट्स के जरिए देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए कानून के मुताबिक इन्हें हटाया जाए। लेकिन ट्विटर ने सरकार के इस आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज किया। ट्विटर ने कहा कि सरकार ने जो 256 URL हटाने को कहा है उनमें से 39 को हटाना नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए अदालत सरकार को डायरेक्शन दे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले की 6 महीने तक सुनवाई की। सारे फैक्ट्स देखने के बाद
आज अपने फैसले में अदालत ने कहा, अगर कोई कंपनी भारत में कारोबार करती है तो उसको यहां के नियम कायदे मानने ही होंगे। सरकार ने कानूनी दायरे में रहकर नियमों के मुताबिक ही ट्विटर को निर्देश दिए थे और ट्विटर को सरकार के निर्देश मानने चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट के फैसले के बाद आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार न किसी की आवाज दबाती है, न किसी पर प्रेशर बनाती है, लेकिन किसी को देश का माहौल खराब करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसलिए कंपनी कितनी भी बड़ी हो, उसे जिम्मेदारी निभानी होगी, कानूनों का पालन करना होगा। ट्विटर एक ज़माने में उनके उन दिनों के मैनेजमेंट में उनका एक सोच था कि उनके लिए या उनके ऊपर कोई लॉज अप्लाई नहीं करते हैं और नहीं करता है। और आज इस कोर्ट के ऑर्डर से बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत में अगर आप फॉरेन प्लेटफॉर्म हो या इंडियन प्लेटफॉर्म हो, छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पे हमारे न्याय, हमारे लॉ को पालन करना एक तरह से नॉन नेगोशिएबल है। तो ये अच्छा मैसेज है। कोर्ट ने बोल भी दिया है कि देखिए, आप 1 साल से कंप्लाई नहीं कर रहे थे, सरकार अंडर लॉ जेल भेज सकते थे, आपको सरकार बड़े बड़े पेनल्टीज इम्पोज कर सकते थे। आपने 1 साल आपने कोई कंप्लाई नहीं किया और जब सरकार ने कहा कंप्लाई करने के लिए नोटिस भेजा, आप दौड़कर कोर्ट में आए और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आज कह दिया है कि देखिए, आपको देश का लॉ को पालन करना ही पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए, बड़े हो छोटे, भारतीय हो या फॉरेन, एक अच्छा मैसेज है कि भारत में आप काम करें, हमारे नागरिकों को सर्विस दें, एक्सपैंड करें, अब आप पैसा बनाइए, इनोवेशन कीजिए, लेकिन हमारे लॉस को फॉलो करना मत भूलिए। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी ने कहा था कि भारत सरकार ने उन पर विरोधियों के ट्विटर अकाउंट बंद करने का प्रेशर डाला था। इसको लेकर सरकार की आलोचना हुई थी, बोलने की आजादी का सवाल उठाया गया था। लेकिन आज का हाईकोर्ट का फैसला उन सब लोगों को जवाब है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर को इसलिए सजा सुनाई है कि ट्विटर ने भारत के कानून का पालन नहीं किया, समाज में माहौल खराब करने वाले मटेरियल को अपने प्लेटफॉर्म से कहने के बावजूद नहीं हटाया। ट्विटर ने सरकार के इस ऑर्डर को चैलेंज किया था, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। हाई कोर्ट ने फिजूल का मसला अदालत में लाने के लिए ट्विटर पर ही 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि जो भी कंपनियां भारत में काम करती हैं, उन्हें यहां के कानूनों को, यहां के नियमों को मानना ही पड़ेगा। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो भारत में पैसा कमाती हैं इसलिए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। सवाल इस बात का है कि उनके काम से अगर देश में अशांति फैलती है, लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी उन्हें उठानी ही पड़ेगी। आज मणिपुर में खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, गवर्नर से मिले, लेकिन इसी दौरान खबर आई कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। वो राज्यपाल से मिलकर आज ही रिजाइन कर देंगे। इसके थोड़ी देर बाद राजभवन के सामने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच गई। वो चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा न देने की गुहार लगा रही थी। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद, जो इस वक्त इम्फाल में हैं, वो बता रहे हैं कि असल में चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे की खबर इसलिए तेजी से फैली क्योंकि खुद एन बीरेन सिंह ने ट्वीट किया था कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है और इसके लिए वो गवर्नर के पास जाएंगे। हालांकि कुछ देर बाद बीरेन सिंह ने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक खबर फैल चुकी थी। भारी संख्या में महिलाएं गवर्नर के सरकारी घर के आसपास इकट्ठे हो गई। इसी दौरान बीजेपी के एक विधायक ने एन बीरेन सिंह का इस्तीफा पढ़कर सुनाया। महिलाओं ने वो कागज छीनकर इस्तीफे को फाड़कर फेंक दिया। I thank you for your cooperation and guidance during the past few months. With regards, yours sincerely, N. Biren Singh, Madam Governor. एन बीरेन सिंह के सपोर्टर्स ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर बीरेन सिंह उनके गार्जियन हैं।
वही हालात को ठीक कर सकते हैं, इसलिए मुसीबत के वक्त में उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सीएम ने बोल दिया, उसका रिजाइन करने के लिए बोल दिया, हम लोग ने बोल दिया, रुको बोल दिया, नहीं मत करो बोल दिया। हम सब भी साथ है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो भी सीएम का रिजाइन मत करो, स्टैंड करो बोल दिया। हम सब के लिए, मणिपुर के लिए स्टैंड करो बोल दिया। वो तो हमारा बाप है, लीडर है, इसलिए वो अभी समस्या हो रहा है, समस्या का समाधान तो पूरा करके हमको अच्छी तरह से रखना चाहिए। इसलिए बीरेन को रिजाइन करने की वजह हम ऐसे खड़ा है, क्योंकि रिजाइन करना नहीं चाहिए। अभी राहुल गांधी हम लोग के पास आए हैं। वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड, वी आर वेरी हैप्पी दैट समवन हैज केम। इट्स लाइक आवर स्पिरिट हैज लिव्ड अप, दैट समवन हैज come to save us. We feel very proud and we feel very happy that someone has come to save us. And we are looking forward to Rahul Gandhi, that he will do something, the Congress party will do something for us. And to the CM Biren, we will like to request him not to resign now, because this is not the time for him to resign. Because if we resign now, what will happen to us? Because the war has been, because the war is from the 3rd May, abhi tak, till now, the war is not ended. बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर तो सही अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है, बदलीन तो नहीं है। और इस समय जो हालात हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी तो ये हालात तो सॉल्व करना है। अभी तो वो उसने एक भी यहाँ पे है ना, सब उसके साथ है। जिस वक्त इम्फाल में राजभवन के बाहर हंगामा हो रहा था, उस वक्त चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह अपने घर में थे। बड़ी संख्या में सपोर्टर्स उनके घर के बाहर भी जमा हुए। बीरेन सिंह को पल पल की खबर मिल रही थी। जब माहौल बन गया तो उन्होंने फिर एक ट्वीट किया, कहा वो इस मुश्किल वक्त में मणिपुर को नहीं छोड़ सकते। इस तरह के हालात में उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद मामला शांत हुआ। एन बीरेन सिंह के सपोर्टर्स अपने अपने घरों को लौट गए। एन बीरेन सिंह पर कई दिनों से इस्तीफा देने का प्रेशर है, लेकिन सब जानते हैं कि इस्तीफा देना कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बीरेन सिंह कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने अपना करियर एक फुटबॉलर के रूप में शुरू किया था। नेशनल लेवल के प्लेयर थे। फिर वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहे। बीएसएफ छोड़कर उन्होंने जर्नलिज्म शुरू किया। एक डेली अखबार निकाला, इसके एडिटर थे। और फिर बीरेन सिंह ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, असेंबली का चुनाव जीता। फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की सरकारों में मिनिस्टर रहे। 2017 में बीरेन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और चीफ मिनिस्टर बने। बीरेन सिंह 2017 से मुख्यमंत्री हैं और मणिपुर में बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। राहुल गांधी भी आज मणिपुर में थे, पूरे दिन एक्टिव रहे। हमारे संवाददाता मनी प्रसाद ने बताया कि कल तो राहुल गांधी को मणिपुर में कुछ जगहों पर रोका गया था, लेकिन आज किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं हुई। राहुल गांधी मोइरोंग के रिलीफ कैंप में गए, लोगों से मुलाकात की, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश की। राहुल गांधी ने रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों के साथ ही खाना भी खाया। राहुल गांधी के दौरे के कारण मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सुरक्षा का सख्त पहरा था। रिलीफ कैंप के बाद राहुल गांधी बाहर निकलकर अलग अलग मोहल्लों में गए, आम लोगों से मिले, बच्चों से मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दूसरे नेता भी थे। आम लोगों से मिलने के बाद राहुल गांधी मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मिले। उन्होंने राज्यपाल को रिलीफ कैंप के लोगों की दिक्कतें बताई। कहा कि लोगों के पास खाने पीने के सामान और दवाओं की कमी है, सरकार उनको ये चीजें मुहैया करवाए। बाद में राहुल गांधी ने कहा वो राजनीति करने के लिए मणिपुर नहीं आए हैं, वो तो सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं। देखिए, यहाँ मैं शांति की अपील कर रहा हूँ। मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से मैंने बात की। रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की ज़रूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ।
ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। राहुल गांधी ने कहा कि वो मणिपुर में शांति की अपील करने आए हैं। वो उस मुद्दे पर किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं देंगे, राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर खूब सियासत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को सरकार जानबूझकर रोक रही है। खड़गे ने कहा कि विपक्ष कुछ भी करता है तो बीजेपी उसे ड्रामा करार देती है, विरोधी दलों की आवाज को दबाती है, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र के दुश्मन है, तानाशाही की पार्टी है। जब एक व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, क्या यहाँ पर हालात देखने के लिए उसको आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते? वो हमेशा जलसी से बात करते हैं और एक व्यक्ति, एक नेता कांग्रेस का अगर जाकर वहाँ के लोगों के हालात पूछने के लिए कोशिश करता है, समझने के लिए कोशिश करता है, उनके क्या कठिनाइयाँ हैं समझने की कोशिश करते हैं, और वो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उसको आप कहते हैं ड्रामा। और जब अपोजिशन पार्टी के लोग पटना में मीटिंग करते हैं तो फोटो सेशन। तो ये जो इनकी मंशा है, ये डेमोक्रेटिक माइंड वाले नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप वाले हैं। और ये कभी सहन नहीं करते कि देश में डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी होता है, रूलिंग पार्टी भी होती है, और बार बार इनके मुंह से, प्रधानमंत्री से लेके उनके स्पोक्स पर्सन के मुंह से यही निकलता है, ये ड्रामेबाजी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को सपोर्ट किया। संजय राउत ने कहा, मणिपुर में हालात बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। अब अगर राहुल गांधी मणिपुर में हिंसा रोकने की अपील करने के लिए गए तो सरकार कम से कम राहुल का रास्ता न रोके, ये ठीक नहीं है। देखिए, अगर इस देश का एक प्रमुख विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, जो गांधी परिवार से है, वो अगर मणिपुर जाना चाहते हैं और लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, अमित शाह जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, केंद्रीय मंत्रियों के घर जला रहे हैं, तो कोई तो वहां जाकर लोगों से डायलॉग करना चाहता है, तो रोकने की बात क्यों आती है? मणिपुर दौरे को लेकर राहुल गांधी को ममता बनर्जी की पार्टी का भी सपोर्ट मिला। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय ने कहा कि राहुल गांधी अगर वहां जाकर सभी पक्षों से मिलना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। मणिपुर में मैतेई हिंदू और कुर्की ईसाई दोनों ही हिंसा में मारे गए हैं। हम दोनों ही समुदायों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो मणिपुर में सब कुछ तबाह कर दिया है। उन्होंने ही दखल अंदाजी की है। वो मणिपुर गए लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल सके। राहुल गांधी कोई समाधान तो नहीं सुझा रहे हैं, लेकिन वो दोनों पक्षों के साथ मिलना चाह रहे हैं। विपक्ष के किसी भी नेता को यही करना चाहिए। He wanted to listen to both sides. ये बात सही है कि मणिपुर में हालात अच्छे नहीं हैं। हजारों लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उनके घर बार जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। ये बहुत दुखद है। अमित शाह मणिपुर का 2 दिन का दौरा कर चुके हैं। आर्मी फ्लैग मार्च कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी दिखती है, पुलिस भी लगातार काम में लगी है। अब राहुल गांधी वहां गए, उन्होंने शांति की अपील की, कोई सियासी बात नहीं की। ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो सबको मिलकर मणिपुर में अमन चैन कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी को यह बात अपनी पार्टी के और दूसरे विरोधी दलों के नेताओं को भी समझानी चाहिए, क्योंकि विरोधी दलों के नेता इस मौके पर भी सरकार के खिलाफ ऑपोजिशन यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज अमित शाह ने कहा कि एंटी मोदी मोर्चे की पार्टियां कितनी भी ताकत लगा लें, कितनी भी मीटिंग्स कर लें, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। अमित शाह आज राजस्थान में थे। उन्होंने उदयपुर में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग की। ये रैली वैसे तो मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर हो रहे कार्यक्रमों का हिस्सा थी, लेकिन असल में बीजेपी ने इसे राजस्थान में असेंबली इलेक्शन के कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि बात विधानसभा चुनाव
और लोकसभा चुनाव की हुई। अमित शाह ने अशोक गहलोत की सरकार के अलावा ऑपोजिशन यूनिटी की कोशिशों पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले 9 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या किया, ये लोगों को जानना चाहिए। राजस्थान सरकार की असफलताओं को जानना चाहिए और इसके बाद विरोधी दलों की एकता की कोशिशों पर उन्होंने कमेंट किया। अमित शाह ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का गठजोड़ हो रहा है क्योंकि सब मोदी से परेशान हैं, लेकिन इनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी क्योंकि इनका मकसद देश की सेवा करना नहीं है। इन पार्टियों के नेता सिर्फ अपने बच्चों को सेटल करना चाहते हैं। अभी सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए, एक बड़े मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारे लोग, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैं भी बहुत साल से राजनीति में हूं। मैंने सोचा भला ये कौन लोग इकट्ठा हुए। ये 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। ये सारी 20 पार्टियां, 21 पार्टियां जो इकट्ठा हुई, इनके मन में मेवाड़ वालों आपका भला नहीं है, इनके मन में अपने बेटे का भविष्य है। मैं नाम से कहता हूं, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना। ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। जो अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं, इसको वोट देना है या जो देश के लिए काम कर रहे हैं, इसको वोट देना है, ये तय करने का समय देश की जनता के लिए आ रहा है। उदयपुर की रैली में मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी, असेंबली में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर, केंद्र सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद दिया कुमारी और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत राजस्थान बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। रैली में अमित शाह ने अशोक गहलोत पर भी जबरदस्त अटैक किया, करप्शन की बात की, पेपर लीक का इशू उठाया, राजस्थान में खराब लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगाया, फिर अशोक गहलोत पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाया। अमित शाह ने उदयपुर में कन्हैया लाल की जघन्य हत्या की याद दिलाई। कहा, अगर गहलोत सरकार कन्हैया लाल को सिक्योरिटी दे देती तो उनकी हत्या नहीं होती। कन्हैया लाल की सरेआम गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अशोक गहलोत की सरकार ने हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया। जब एनआईए ने हत्यारों को पकड़ लिया तो केस के ट्रायल के लिए राजस्थान सरकार ने अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया। इसीलिए अब तक कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सका। मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैया लाल ने। अरे तुम्हें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका चुके। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी वोट बैंक की लालच में संविधान को साइड पर रखकर जिस प्रकार से बहुमत समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले ही कर सकते हैं। ये 3D से घिरी हुई सरकार है। 3D का मतलब है दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार,
और दलितों पर अत्याचार, ये 3D से गुरु हुई अशोक गहलोत सरकार को हमने उखाड़ कर फेंक देना है। अशोक गहलोत के पैर में चोट लगी है, डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने अमित शाह का पूरा भाषण सुना और तुरंत जवाब दिया। गहलोत ने कहा, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कन्हैया लाल के कातिलों को राजस्थान की पुलिस ने 4 घंटे के भीतर पकड़ लिया था, लेकिन अमित शाह बताएं कि इस ओपन एंड शट केस में एनआईए ने चार्जशीट फाइल करने में इतनी देर क्यों की और अब तक हत्यारों को सजा क्यों नहीं मिली। इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा कि कन्हैयालाल के हत्यारे बीजेपी के एक्टिव मेंबर थे। अमित शाह को बताना चाहिए कि उन्हें राजस्थान के किस बीजेपी नेता का संरक्षण हासिल था। गहलोत की बात को आगे बढ़ाया राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी वोटों को पोलराइज करना चाहती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है, इसीलिए अमित शाह और वसुंधरा राजे ने इस तरह की बयानबाजी की। कन्हैयालाल का मुद्दा उठा करके कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम करके हम दोबारा वातावरण राजस्थान में बनाएं, जबकि उनको बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि जब भी कन्हैयालाल की हत्या हुई तुरंत 24 घंटे में मुलजिमान को पकड़ लिया गया। उनके दोनों बेटों को अनुकंपा नियुक्ति राजस्थान की सरकार ने दे दी, पूरा परिवार उनको संतुष्ट है और राजस्थान पुलिस से एनआईए ने वो केस ले लिया। आज तक कोई नतीजा नहीं। तो देश के गृह मंत्री इस मुद्दे को वापस छेड़ करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो उनकी विफलता है कि वो 12 महीने बाद में भी उन हत्यारों को कोर्ट में ले जाकर के फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा पाए। आज अमित शाह के लिए भले ही मौका मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने का था, लेकिन असल में तो उन्होंने आज राजस्थान में चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया और कांग्रेस की शिकायत इसी बात को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में 2 दौरे हो चुके हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में थे और आज अमित शाह ने बिगुल बजाया। गौर करने वाली बात यह कि राजस्थान बीजेपी में पहले जो गुटबाजी दिख रही थी, मोदी के दौरे के बाद भले ही वो सरफेस पर दिखाई न दे रही हो, भले ही वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई हो, लेकिन अंदर ही अंदर सतीश पूनिया हो, सीपी जोशी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौर हो, राजस्थान के सारे बड़े बड़े नेता वसुंधरा के खिलाफ हैं। ये बीजेपी हाईकमान के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरह की प्रॉब्लम कांग्रेस में भी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा कांग्रेस आलाकमान को परेशान किए हुए है। हालांकि झगड़ा सुलझाने की कोशिश कई बार की गई, एक बार फिर की जा रही है। दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की 3 जुलाई को मीटिंग बुलाई है। सचिन पायलट दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मामला 3 जुलाई से सुलझ पाएगा इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि अशोक गहलोत के पैर में चोट लग गई है और इस बात की संभावना है कि वो 3 जुलाई की मीटिंग के लिए दिल्ली ना आ पाए, और अगर नहीं आए तो मामला फिर लटक जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने ऐलान कर दिया कि जल्दी ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। असल में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का जो पैनल बनाया था, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अगले 10 दिनों में यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। उसके बाद सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल असेंबली में पेश करेगी। आज पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उन्होंने चुनाव में जनता से वादा किया था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। जनता ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना वादा पूरा करेंगे। कि देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की धारा, संविधान की धारा 44
उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में विधानसभा में हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो पैनल बनाया था, उसके अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ड्राफ्ट में क्या है, लेकिन ये जरूर कहा कि ड्राफ्ट बनाने से पहले कमेटी ने करीब 20,000 लोगों से मुलाकात की, सभी धर्मों के बड़े लोगों और सामाजिक संगठनों से बात की। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कमेटी को अपनी राय भेजी। सबकी राय के आधार पर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल शुरू हो गई है। पार्लियामेंट की लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 3 जुलाई को होगी। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी। कमेटी के चेयरमैन सुशील कुमार मोदी हैं। सभी पार्टियों के 31 सांसद इस कमेटी के मेंबर हैं। 3 जुलाई को होने वाली कमेटी की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों की राय ले रहे लॉ कमीशन के मेंबर्स के अलावा लॉ मिनिस्ट्री के अफसरों को भी इसमें कॉल किया गया है। सुशील मोदी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत तो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ये बात कह चुका है, लेकिन मुश्किल यह है कि अफवाहें फैलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आधे दर्जन से ज्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। शाहबानू का जो केस था, सरला मुदगल का जो केस था, इन और ऐसे और 3-4 केस है जिसमें कोर्ट ने बार बार इस बात को दोहराया है। फिर भारत का जो संविधान है उसके सेक्शन 44 के अंदर इस बात का उल्लेख है कि सरकारों को कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर लड़का लड़की की विवाह की आयु क्या होनी चाहिए, अगर हिंदू मुसलमान सबों के लिए अगर एक आयु निर्धारित होती है तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। आज के समय में हिंदू लड़कियों के लिए 18 साल उम्र है और मुस्लिम लड़कियों के लिए 18 से कम उम्र में भी विवाह हो सकता है। तो विवाह की कोई एक उम्र हो, एक पति जो है बहुपत्नी नहीं हो, एक पत्नी यानी एक व्यक्ति एक विवाह करे। अगर इस प्रकार का कोई कानून बनता तो इसमें क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए। तलाक के बारे में समान कानून बनना चाहिए, मेंटेनेंस के बारे में बनना चाहिए। तो ये तो ऐसे मुद्दे जिसमें कोई विवाद ही नहीं है। प्रचार ये कर दिया गया कि अब ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो धार्मिक रीति रिवाज जो है, तो रीति रिवाज से कॉमन सिविल कोड का कोई मतलब नहीं है। और अगर देश में क्रिमिनल लॉ सभी लोगों के लिए एक हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता एक जो है। सुशील मोदी की यह बात तो सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर अफवाहों का बाजार गर्म है। अभी सिर्फ बात शुरू हुई है, लेकिन अभी से इसे इस्लाम के खिलाफ बताया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट करने वाला बिल बताया जा रहा है। आज देश भर में जुमे की नमाज के बाद जो तकरीरें हुई, तमाम जगहों पर मौलानाओं ने इसी तरह की बातें कही। पटना में भी जुमे की नमाज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर के बाद सिविल कोड पर तकरार हुई और लाउडस्पीकर लगाकर इसे पब्लिक को सुनाया गया। तकरीर में मौलाना ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मकसद सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है, लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा कि मजहब पर यकीन करने वाले जान दे देंगे लेकिन दीन नहीं छोड़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कतई नहीं मानेंगे। उनके अंदर एक्स्ट्रा सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है। मतलब ये है यहाँ पीसीओ मानने वाले मजहब के लोग मौजूद हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया में किसी भी मजहब का मानने वाला है जो मजहब में यकीन रखता है
मजहब में बिलीव करता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो मजहब पे यकीन रखता है वो जान देगा, लेकिन मजहब के साथ समझौता नहीं करेगा। अगर इसको कोई छीनने की कोशिश करे और मैं सबके लिए बराबर कानून हो, एक कानून हो, ये परेशान करने के अलावा, इख्तिलाफ पैदा करने के अलावा, मुल्क की ताकत को तोड़ने के अलावा क्या कुछ और है? इसी तरह की बातें मुंबई की अबू बकर मस्जिद के मौलाना ने भी कही। जुमे के नमाज के बाद अपनी तकरीर में मौलाना शकील अहमद कासमी ने कहा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश हुई तो देश टूट जाएगा, देश एक नहीं रह पाएगा। हम इस बात को पूरी शिद्दत के साथ जो है रद्द करते हैं, इनकार करते हैं। अगर इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज होगा, ये मुल्क टूट जाएगा, ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मुल्क में फसाद बर्पा हो जाएगा, मुल्क की असलियत और अकलियत यहाँ महफूज नहीं रह पाएगी। निकाह का जो मसला है, तमाम लोगों के लिए निकाह के अगर एक मसले पर बात की जाएगी तो आप बताइए कि मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं ये मुत्तफिक हो पाएंगे? तलाक का जो मसला है हमारे नजदीक, हम उसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। खैर, किसी भी मज़हब के लिए इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करना बेहतर नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसके बारे में आधा सच आधा झूठ कहकर, अधपकी बातें फैलाकर लोगों की भावनाओं को भड़काना नहीं चाहिए। उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली है। उसके मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है, इसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने, बेटियों को भी संपत्ति में बराबरी का हक देने और बहुविवाह पर रोक लगाने की बात कही गई है। लड़कियों की शादी की उम्र भी लड़कों की ही तरह 21 साल करने का सुझाव दिया गया है, जो सब धर्मों के लिए एक होगा। जहां तक संपत्ति के हक का सवाल है, तो अभी पुरुषों को महिलाओं की तुलना में प्रॉपर्टी में डबल हिस्सा मिलता है, लेकिन अब बेटे और बेटी का हक बराबर होगा। एक अहम सिफारिश लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी है। कमेटी ने लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की बात कही है। मुझे लगता है जब आम लोगों को सरकार का काम दिखता है, सरकार की नीयत पर भरोसा होता है, तो विरोधी भी सरकार की तारीफ करते हैं। आज की एक अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 76 फ्लैट्स की चाबियां गरीब परिवारों को सौंप दी। जिस जमीन पर ये फ्लैट बने हैं, उस पर एक जमाने में माफिया अतीक अहमद का कब्जा था। योगी सरकार ने इसे कब्जे से मुक्त कराया और इस पर फ्लैट बनाकर 76 परिवारों के अपने घर के सपने को पूरा कर दिया। लूकरगंज की 1731 स्क्वायर मीटर इस जमीन पर फ्लैट्स के अलावा एक कम्युनिटी सेंटर और पार्क भी बनाया गया है। 26 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और 1.5 साल के अंदर ये फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए। आज इन फ्लैट्स की चाबी गरीब परिवारों को सौंप दी गई। इन लोगों को आज घर मिला। आज उनकी आंखों में आंसू थे। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। कई महिलाएं घरों में काम करके अपना खर्च चलाती हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जो किराए पर एक कमरे के घर में गुजर बसर कर रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना घर होगा और ऐसा घर होगा। अब इनके पास न सिर्फ अपनी छत है, बल्कि 2 बेडरूम का फ्लैट है। जिन लाभार्थियों को फ्लैट मिले हैं, उनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। उनकी बात सुनेंगे तो आपकी भी पता चलेगा कि ये काम कितना बड़ा है। हम बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। हम घर घर जाके चौका बर्तन करते हैं और अपने झोपड़ी बना के वहीं रहते हैं। हमके बहुत ही एहसानमंद है कि जो हमको सर झुकाने के लिए एक जगह मिल गई, हमारे बच्चे को एक सहारा मिल गया। बहुत संतुष्ट हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था दिया है योगी जी ने, और इसमें कोई शक नहीं। उनके एहसान का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि 76 लोगों को उन्होंने चुन के दिया और वो एक परिवार बना के दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि, और मैं उनसे विनती यही करूँगा कि हमेशा हमेशा जब तक वो रहें सीट पे, तब तक ऐसी गरीबों को देते ही रहें। और सबसे अच्छा हमें ये अच्छा लगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों सबकी एकता, जो हमारे देश की बहुत बड़ी वो है,
ये हमें बहुत चीज़ अच्छी लगी। और जो हम लोग की परेशानियां थी और जो हम लोग की छत नहीं थी, ये योगी जी ने दिया, उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी एक अंतिम इच्छा थी कि हमारा अपना मकान हो, और एक एक रुपए करके हमने उसके लिए जोड़ा, लेकिन हम लोग बना नहीं पाते। गरीब लोगों के लिए मकान बनाना एक सपना सा है, और आज वो सपना पूरा हुआ है। हमें अपना घर मिला, और इतना बढ़िया घर मिल गया है कि हम खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और हम बहुत खुश हैं। और योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। अरे अब डर खत्म, जब तक बाबा रहेंगे तब तक कोई डर नहीं है। हम औरतें खूब आराम से जा सकते, आ सकते, रात में रात निकल सकते हैं। पहले डर था, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना खुद का मकान बनेगा। और आज के युग में तो आप खुद ही जानते महंगाई कितनी है। अब कोई कहेगा नहीं यहाँ से हटिए, पानी की दिक्कत है, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। और मुझे बहुत खुशी है, मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी का भी था, मम्मी मेरी नहीं है, मेरे पापा हैं और हम 2 बहन 1 भाई हैं। 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूं। मैं ये खुशी बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या चीज़ मिल गई है। जब इंसान को डूबते सहारा नहीं मिलता ना, तो डूबने वाले इंसान को सहारा दे दिया है योगी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद कर। लोगों की बातें वाकई में दिल को छू लेती हैं। एक जमाना था जब माफिया के लोग सरकार की जमीन पर कब्जा करके अपने बड़े बड़े आलीशान घर बनाते थे। योगी आदित्यनाथ ने बाजी पलट दी। अब माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाकर उस पर गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं। बड़ी बात है, जिनको घर दिए जा रहे हैं उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा। जिन लोगों को घर मिले उनकी बातें उन लोगों के लिए जवाब हैं जो योगी पर धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव का इल्जाम लगाते हैं। चलते चलते आपको बता दूं, आज बहुत दिनों बाद मुझे अपनी यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिला। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने का समापन समारोह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास की बात की, 100 साल के गौरव की बात की, लेकिन उन्होंने कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा करवा दी। मोदी ने याद दिलाया कि यूनिवर्सिटी के 2 दोस्त जब मिलते हैं तो घंटों तक क्या बातें करते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के उन पुराने दोस्तों को याद किया जिनके साथ उनके उसी जमाने के रिश्ते हैं। यूनिवर्सिटी का फील लेने के लिए नरेंद्र मोदी मेट्रो में आए। रास्ते में उन्होंने स्टूडेंट से बात की। पहले तो मोदी जी ने गिनाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 कॉलेज से बढ़कर 90 कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी हो गई है। आज यहां 6 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बदलते जमाने के साथ कुछ बातें नहीं बदलती। मोदी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी ईयर के छात्र मिले, नॉर्थ कैंपस में पढ़ने वालों की बातचीत कमला नगर, हडसन लाइन और मुखर्जी नगर के बिना अधूरी रहती है। वहीं साउथ कैंपस में पढ़ चुके स्टूडेंट सत्य निकेतन के पुराने किस्सों की बात करना नहीं भूलते। मोदी जी की बातें सुनकर मुझे भी पुराने दिनों की याद आ गई। फिर वो दिन याद आया जब 46 साल पहले इसी जगह पर मैंने एक और प्रधानमंत्री को रिसीव किया था। 1977 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। विजय गोयल प्रेसिडेंट थे और हमने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को छात्र संघ का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। अरुण जेटली ने उस समारोह की अध्यक्षता की थी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीर है। 46 साल बाद आज उसी जगह प्रधानमंत्री मोदी को देखा। दोनों गुजराती, दोनों कड़े अनुशासन का पालन करने वाले, दोनों जिद के पक्के और दोनों ज्ञान का पार भंडार। लेकिन यह भी एहसास हुआ 46 साल बीत गए, प्रधानमंत्री बदल गए, जमाना बदल गया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का चार्म आज भी उसी तरह बरकरार है। आज भी फतेह के छोले भटूरे उतने ही पॉपुलर हैं। आज भी खैबर पास के पास बनंडा वैसा ही है। आज भी कमला नगर की चाट पुरानी तरह ही है, कुछ नहीं बदला। आज एक और अच्छी बात यह रही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़कर
देश के शीर्ष स्थानों पर पहुंचे लोगों को देखने का मौका मिला। उस जमाने में तो कोई नहीं जानता था कि लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट रंजन गोगोई एक दिन देश के चीफ जस्टिस बनेंगे, अर्जुन सीकरी सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, मीनाक्षी लेखी सरकार में मंत्री होंगी, किरण बेदी एक सुपर कॉप के रूप में जानी जाएंगी, जगदीश मुखी गवर्नर बनेंगे, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। इसी यूनिवर्सिटी से निकलकर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे लोग सुपरस्टार बने, गुलशन ग्रोवर एक खलनायक बने। लिस्ट बहुत लंबी है। आर्म्ड फोर्सेस में, फिल्म इंडस्ट्री में, जुडिशरी में, साहित्य में, बिजनेस में, दुनिया के हर कोने में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास हुए लोग मिल जाएंगे। ऐसे भी कई लोग हैं जो आज भी अपने अपने मुल्क में हेड ऑफ स्टेट हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े अनेक लोग अपने अपने मुल्कों में जब गए, राजनीति में उतरे, कोई मंत्री बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई प्रेसिडेंट बना। इन सब लोगों ने भी पूरी दुनिया में दिल्ली विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे दुनिया की इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, और इसके लिए मैं हमेशा अपने टीचर्स का, वाइस चांसलर का और यूनिवर्सिटी के साथियों का शुक्रगुजार रहूंगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। मेरे मेहमान होंगे नितिन गडकरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।